हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिफेंस टेक्नोलॉजी रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। कि भारतीय नौसेना के अंदर कौन कौन सी नेवल शिप्स जो हैं वो शामिल किए हुए हैं, उनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी कि नौसेना प्रमुख कौन है। तो नौसेना प्रमुख वर्तमान में है हमारे एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से जो शिप्स हैं वो काम में लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जो अमूमन अखबार के अंदर न्यूज़पेपर्स के अंदर पढ़ते हैं आईएनएस। ठीक है, तो आईएनएस की फुल फॉर्म क्या है आपकी? तो इंडियन नेवल शिप्स। ठीक है, इनको हम तीन कैटेगरी के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहला है आपका सबमरीन पनडुब्बी, दूसरा है आपका वॉरशिप युद्धपोत, तीसरा है एयरक्राफ्ट कैरियर विमानवाहक पोत। ठीक है, देखो इनके नाम अपने आप में बता रहे हैं। सबमरीन यानी कि पनडुब्बी, इसका मतलब क्या है? सब जो प्रीफिक्स होता है ये बताता है कोई चीज जब नीचे होती है या नीचे की तरफ या भीतर की तरफ होती है। ठीक है, मरीन का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो सबमरीन का मतलब हो गया जल के अंदर। पनडुब्बी यानी कि जो पानी के अंदर डूबी भी रहे। तो ये एक ऐसा नेवल वेसल होता है जो जल के अंदर गति करता है, पानी के अंदर रहता है। ठीक है, या उसका मेन फंक्शनिंग जो है वो पानी के अंदर होता है। उसके बाद दूसरा है आपका वॉरशिप युद्धपोत, नाम अपने आप में बता रहा है ऐसा शिप जो वॉर में यूज किया जाए, ऐसा पोत या ऐसा यान जो युद्ध में उपयोग में लिया जाए, वो क्या कहलाएगा? वॉरशिप। उसके बाद तीसरा है एयरक्राफ्ट कैरियर विमान वाहक पोत, नाम अपने आप में बता रहा है एक ऐसा पोत या ऐसा यान, जलयान जो विमानों को यानी कि एयरक्राफ्ट्स को कैरी कर सके, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वहां से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकें, लैंड कर सकें और आसपास के क्षेत्र के अंदर स्ट्राइक कर सकें। तो ये हो गया आपका एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इन तीन कैटेगरी के अंदर हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सबमरीन्स की, पनडुब्बियों की। तो सबमरीन्स को हम दो कैटेगरी के अंदर स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है आपका न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा संचालित पनडुब्बियां। उसके बाद दूसरा है आपका डीजल पावर्ड सबमरीन यानी कि डीजल संचालित पनडुब्बी। अब इस चीज को समझना, देखो कि एक होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और एक होती है न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन। इन दोनों के अंदर फर्क होता है। यानी कि एक पनडुब्बी जो नाभिकीय ऊर्जा से संचालित है, यानी कि जिसका इंजन जो है वो नाभिकीय रिएक्टर है, वो जिस ऊर्जा से संचालित हो रही है वो पनडुब्बी, वो ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रही है उसको? तो वो नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त हो रही है या नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन से। ठीक है, तो वो कहलाती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। और न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन वो होती है, या नाभिकीय शक्ति वाली जो पनडुब्बी है वो होती है जो नाभिकीय हथियार ले जा सकती है, न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स हैं उनको कैरी कर सके। तो इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है, इस चीज को ध्यान करना। ठीक है, चलिए तो अब हम एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, यानी कि ऐसी सबमरीन्स, ऐसी पनडुब्बियां जिनको पावर कहां से मिल रही है, शक्ति कहां से मिल रही है? तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर से प्राप्त हो रही है उनको। ठीक है, चलिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है वो है आपका अरिहंत क्लास यानी कि अरिहंत श्रेणी। अरिहंत नाम आपको पता है हमारे जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म के अंदर तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, महावीर स्वामी, इन्हें अरिहंत कहा जाता है। उस प्रकार से देखो, तो सबसे पहला आए ये जो अरिहंत क्लास है, इसके अंतर्गत 4 जो पनडुब्बियां हैं वो विकसित की जाएंगी। लेकिन अभी उनमें से जो सबसे पहले शामिल कर दी गई है वो है आपकी आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट, ये अभी निर्माणाधीन है। और बाकी 2 जो सबमरीन्स हैं वो अभी डिजाइन के फेज में ही चल रही हैं। बाद में जब उनको शामिल किया जाएगा या शुरू किया जाएगा तब उनके नाम रख दिए जाएंगे। अभी ये 2 ही नाम हैं। तो आईएनएस अरिहंत के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो ये कि ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, यानी कि इसे भारत में ही निर्मित किया गया है, स्वदेशी निर्मित है। और इसे अगस्त 2016 के अंदर भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया। देखो, बन ये पहले जाती है पनडुब्बियां, उसके बाद में इसके कुछ ट्रायल्स चलते हैं। ट्रायल होने के बाद में जब पूरी तरीके से इसको क्लियरेंस मिल जाता है तब इसे नौसेना के अंदर शामिल किया जाता है, किसी भी नेवल वेसल जो होता है उसे। ठीक है, तो इसको अगस्त 2016 के अंदर शामिल किया गया। फिर इसका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है या जो इंजन है वो किस पावर का है? तो वो 83 मेगावाट का है।
83 मेगावाट पावर का इसका न्यूक्लियर रिएक्टर है। और वो किस प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो वो है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। आगे हम जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि ये जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होते हैं या प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, तो ये 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर इंजन इसमें लगा हुआ है। फिर इसके ऊपर K-15 या जो सागरिका मिसाइल है वो भी डिप्लॉय की गई है, वो भी इस पे तैनात की गई है। K-15 मिसाइल जो है वो न्यूक्लियर केपेबल है, यानी कि ये नाभिकीय शक्ति संपन्न ये मिसाइल होती है, नाभिकीय हथियार इसके अंदर लगाए जा सकते हैं, वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं। यानी कि INS अरिहंत जो है, या आप ये कह सकते हो ये जो अरिहंत क्लास की सारी सबमरीन्स होंगी ये न केवल न्यूक्लियर पावर्ड होंगी बल्कि न्यूक्लियर केपेबल भी होंगी। ठीक है, कि इनको शक्ति तो न्यूक्लियर रिएक्टर से मिल रही है, साथ ही साथ में ये नाभिकीय हथियार ले जाने में भी सक्षम होंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगली जो है वो पनडुब्बी है इस श्रेणी की INS अरिघाट। ठीक है, ये अभी निर्माणाधीन है, ये अभी नौसेना के अंदर शामिल नहीं की गई है। चलिए, तो ये थी हमारे अरिहंत क्लास। इसके बाद अगली जो है, पहले एक बार इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखो, ये हमारी पनडुब्बी है INS अरिहंत। इसका थोड़ा सा शेप देखना, देखो इसका शेप थोड़ा अलग तरीके का होता है। ये इस शेप की या इस आकार की इसलिए बनाई जाती है ताकि ये पानी के अंदर प्रॉपरली गति कर सके, सबमर्ज हो सके उसके अंदर। ठीक है, और इसकी जो बाहर की बाउंड्री है वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि जब ये पानी के अंदर बहुत गहराई तक जाती है, 450 मीटर तक इसके अंदर बताया जाता है, लेकिन ये 450 से भी कहीं नीचे 2-2 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वहां तक नीचे जा सकती है। तो ये जब इतनी नीचे जाती है तो ऊपर से वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो और जबकि इसके अंदर जो प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर आपको रखना है, जहां पर क्योंकि अंदर कौन काम कर रहे होंगे, तो वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स काम कर रहे होंगे, हमारे जो नेवी पर्सनल्स हैं, नौसैनिक हैं, उनके लिए सामान्य आपको वातावरण बना करके रखना होगा। तो अंदर आपका प्रेशर या जो क्या बोलते हैं दबाव जो होगा वो आपको सामान्य वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 ATM रखना होगा। लेकिन बाहर जो है प्रेशर इतना ज्यादा होगा इस पर, क्योंकि ऊपर जितना भी पानी है उसका सारे का प्रेशर लग रहा होगा, तो ये प्रेशर डिफरेंस इसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ये कमजोर है इसकी परत तो ये टूट जाएगी और सारे के सारे नौसैनिक जो हैं वो मर जाएंगे। ठीक है, शहीद हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत मजबूत बनाई जाती है। इनका डिजाइन कुछ इस प्रकार का बनाया जाता है ताकि ये पानी के अंदर जो है आराम से गति कर सकें। ठीक है, इनको आगे से आप देख रहे हो ना, इस प्रकार का बनाया जाता है, चौड़ा नहीं बनाया जाता है। पानी के अंदर गति करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर आप कभी पानी के अंदर कोई पूल के अंदर गए हो जो 5 फीट तक का है या 6 फीट तक का है, उसके अंदर जब आप गति करते हो, ठीक है, आगे की तरफ जब आप बढ़ते हो तो बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, हमारे पैरों को, जो सामान्य हम अगर जमीन पर चलते हैं तब इतना नहीं लगाना पड़ता। तो इसी कारण से इसका शेप या डिजाइन इस प्रकार का बनाया जाता है ताकि पानी के अंदर आराम से गति कर सके। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चक्र श्रेणी की। ये भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, लेकिन इसकी खास बात क्या है, देखो चक्र क्लास के अंदर हमारे पास वर्तमान में एक ही पनडुब्बी है, या चक्र श्रेणी में एक ही पनडुब्बी है, वो है INS चक्र। ये INS चक्र जो है ये स्वदेशी निर्मित नहीं है, केवल अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां स्वदेशी निर्मित है। ये INS चक्र जो है ये हमने रशिया से लीज पर ली है, किराए पर ली है कि अगले 10 साल तक के लिए। और ये हमने कब ली? 2012 में। 2012 में हमने ये रूस से ली है लीज पर अगले 10 साल के लिए। और तब तक हम क्या है कि हमारी अरिहंत और वो जो दूसरी सबमरीन्स हैं उनको हम डेवलप कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए 10 साल के लिए हमने इसको लीज पर लिया। और इसको वहां पर रशिया के अंदर अकुला या नेरपा क्लास भी कहा जाता था। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर भी इसको जो है अकुला या नेरपा क्लास जो है कहते हैं। तो ये है हमारी INS चक्र और चक्र क्लास। इसी के साथ हमारी जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं वो कंप्लीट हुई। आगे हम बात करते हैं डीजल पावर्ड सबमरीन्स की। ऐसी सबमरीन या पनडुब्बियां जिनका इंजन क्या हो, डीजल पावर्ड हो, डीजल से जिसको ऊर्जा प्राप्त होती हो। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कलवरी क्लास की, कलवरी श्रेणी की। ठीक है, ये क्या है? कलवरी क्लास। तो कलवरी जो श्रेणी है उसके अंतर्गत कौन कौन सी आपके पनडुब्बियां शामिल की गई हैं? तो INS कलवरी, INS करंज, INS खांदेरी और INS वेला। ठीक है, ये नाम आपने सुने हुए होंगे भाई, वर्तमान में चर्चा में रहे थे। ठीक है, तो कलवरी क्लास जो है इसके अंतर्गत ये 4 पनडुब्बियां शामिल की गई हैं। ये कलवरी क्लास जो है ये फ्रांस की स्कॉर्पिन पनडुब्बियां जो है
उस पर आधारित है। फ्रांस की स्कॉर्पिन जो पनडुब्बियां हैं उन पर बेस्ड है ये पूरा का पूरा। चलिए उसके बाद अगली जो है वो है आपकी शिशुमार क्लास, शिशुमार श्रेणी। इसके अंतर्गत 4 सबमरीन या 4 पनडुब्बियां जो वो शामिल की गई हैं और ये सबमरीन हमने कहां से लिए हैं, ये लिए हमने जर्मनी से। उसके बाद अगली है सिंधु घोष क्लास या सिंधु घोष श्रेणी। सिंधु घोष श्रेणी, सिंधु घोष श्रेणी के अंतर्गत 10 सबमरीन जो है वो हमने यूएसएसआर या कह सकते हो रशिया से ली थी, लेकिन उसमें से एक जो है वो नष्ट हो गई, सिंधु रक्षक, उसके अंदर ब्लास्ट हो गया था और हमारे काफी नौसैनिक जो है वो मारे भी गए थे, शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये जो सिंधु घोष क्लास है इसके अंतर्गत 9 सबमरीन अब रह गई हैं और ये हमने कहां से इंपोर्ट की हैं या कहां से आयात की हैं, तो ये हमने यूएसएसआर या रशिया, सोवियत संघ कह सकते हो या आप रूस कह सकते हो, वहां से हमने आयात की हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो सबमरीन्स हैं या पनडुब्बियां हैं वो कंप्लीट होती हैं। ठीक है, अब एक बार इस चीज को समझते हैं कि पनडुब्बियां जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी भी देश के लिए, या हम क्यों पनडुब्बियां खुद बना रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, ये सब माथापौड़ी क्यों कर रहे हैं। देखो पनडुब्बियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ में हमारे देश की जो सुरक्षा है या हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनकी कैपेबिलिटी में अभूतपूर्व वृद्धि करती हैं। कैसे करती है, देखो क्योंकि सबमरीन्स जो होती हैं ये बहुत लंबी दूरी तय करने के अंदर सक्षम होती है। अपन सिंपल सी बात करते हैं, यदि इंडिया का किसी दूसरे कंट्री के साथ में वॉर हो जाए तो उसके अंदर क्या किया जा सकता है, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, देखना, इस चीज को समझना। हमारी जो थल सेना है, आर्मी है, उसकी एक लिमिट है कि वो जमीन पर कितनी दूरी तक जा पाएगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप मतलब कितनी डिस्टेंस है, पाकिस्तान को कवर कर लोगे और कहां तक जाओगे, उसकी लिमिट्स हैं। ठीक है, या इस तरफ आप जाओगे तो ऊपर की तरफ आप ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकते और किसी भी डायरेक्शन के अंदर थल सेना की या आर्मी की लिमिट्स होती हैं। उससे थोड़ी सी ज्यादा लिमिट्स होती हैं आपकी एयरफोर्स की, क्योंकि उनके पास में क्या है, फाइटर जेट्स हैं, तो वो बहुत लंबी, उनसे कंपैरेटिवली लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया का खुदा न खास्ता कल को मान लो यूरोपियन किसी कंट्री से पंगा हो जाता है या अमेरिका से पंगा हो जाता है, तो क्या हमारी आर्मी वहां पर जाकर के लड़ने में केपेबल होगी, हमारी एयरफोर्स वहां तक पहुंचने में केपेबल होगी? नहीं होगी। वहां पर हमारी नेवी जो है वो लड़ने में केपेबल होगी। अगर हमारे पास ऐसे युद्धपोत हैं, ऐसे विमान वाहक पोत हैं या ऐसी पनडुब्बियां हैं जो वहां तक जा सके, अगर हमारा पंगा होता है अफ्रीका के वहां पर, ठीक है, सोमालिया के आसपास, अगर हमारे किसी व्यापारिक जहाज को किन्हीं समुद्री लुटेरों द्वारा रोक लिया जाता है या लूट लिया जाता है, तो उनकी रक्षा के लिए हम कैसे जा सकते हैं? थल सेना जाएगी क्या? नहीं, लेकिन हमारी नौसेना जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से नौसेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नौसेना के अंदर पनडुब्बी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये आपको वो क्षमता प्रदान करती है जो कोई और नहीं प्रदान करता। पनडुब्बी क्योंकि पानी के अंदर चलती है, तो एक बार जब ये पानी के अंदर चली गई, ठीक है, तो जहां ये पानी में डिप हुई उसके बाद में ये किस तरफ जाएगी, कहां से निकलेगी, कोई इसको ट्रेस नहीं कर सकता, इसको इजीली ट्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्योंकि देखो ये पानी के अंदर जब डिप होती है तो काफी गहराई तक जाती है। उसके बाद में जैसे सपोज करो कि हमारे यहाँ पर केरला के आसपास या आप किधर भी, आप विशाखापट्टनम से या बॉम्बे से, किसी भी जगह से, किसी भी पोर्ट से हमारी एक पनडुब्बी जो है वो पानी के अंदर गई। अब उसके बाद में वो पनडुब्बी अरब सागर की तरफ जाती है या वो हिंद महासागर में नीचे की तरफ जाती है या वो प्रशांत महासागर की तरफ जाती है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई वो पनडुब्बी, सिवाय किसके, सिवाय हमारे डिफेंस हेडक्वार्टर के, किसी को पता नहीं होगा कि वो गई कहाँ है। तो इससे क्या होता है कि इससे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप किधर मार करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, आपको पता, सामने वाले को या आपके दुश्मन को आपके मूव्स का पता नहीं होगा। इसीलिए पनडुब्बियां जो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और स्पेशली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स, ये बहुत ही अभूतपूर्व वृद्धि करती है मारक क्षमता के अंदर। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर जो आपका रिएक्टर है वो बहुत लंबे समय तक आपको 3-3 महीने 6-6 महीने तक आपको ऊर्जा दे सकता है आपके इंजन को। तो 6 महीने तक, 3 महीने तक उस सबमरीन को पानी से ऊपर आने की जरूरत ही नहीं। तो सोच के देखो 3 महीने तक वो कहां पर घूम रही है, किस तरफ अटैक कर दे, किधर से आ जाए, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से जो सबमरीन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी सुरक्षा के लिए। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो ये हमारी सबमरीन्स कंप्लीट हुई। अब आगे हम बात करेंगे हमारे वॉरशिप्स के बारे में, युद्धपोत के बारे में। ठीक है, दूसरी कैटेगरी हम देख रहे हैं। अब वॉरशिप्स जो हैं इनको भी हम 4 कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं। कौन कौन से? फ्रिगेट, कॉर्वेट, डिस्ट्रॉयर और क्रूजर।
थोड़ा सा इसको यहीं पे समझ लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे कि हमारे फ्रिगेट्स कौन कौन से हैं, कॉर्वेट कौन कौन से हैं, डिस्ट्रॉयर कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो फ्रिगेट जो होता है, ठीक है, ये इस प्रकार के युद्धपोत होते हैं जो बहुत तेजी के साथ चलने में सक्षम होते हैं और बहुत तेजी के साथ मैन्यूवर करने में सक्षम होते हैं। मैन्यूवर का मतलब क्या है कि बहुत तेजी से इधर या उधर अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं, स्पीड को बहुत तेजी के साथ में कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार के होते हैं और इनका मोस्टली उपयोग जो है फ्रिगेट्स का इसलिए किया जाता है कि जो आपका एक जंगी बेड़ा, ठीक है, वॉरशिप्स का एक पूरा का पूरा फ्लीट जब चलता है तो उसको एस्कॉर्ट करने के लिए, ठीक है, कि उसकी सुरक्षा के लिए जो साइड में चलते हैं आपके, इनके अंदर मारने की कैपेसिटी कैपेबिलिटीज तो होती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, युद्धपोत है, समझ रहे हो चीज को, तो कैपेबिलिटीज तो होती है इसमें, लेकिन कंपैरेटिवली कम होती है, मैन्यूवरेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, तो फ्रिगेट्स जो होते हैं वो हमारे जंगी जहाजों को, जो डिस्ट्रॉयर्स हो गए आपके या कॉर्वेट्स हो गए या जो जंगी बेड़ा जा रहा है आपका, ठीक है, फ्लीट जा रहा है, उसको एस्कॉर्ट करने के लिए या उसके बाहर की तरफ या साथ साथ चलते हैं ये, या फिर आपके जो व्यापारिक जहाज होते हैं, मर्चेंट नेवी के जो शिप्स होते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए या उनको एस्कॉर्ट करने के लिए किनका यूज किया जाता है, सामान्यतः फ्रिगेट का यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कॉर्वेट की। कॉर्वेट क्या होते हैं? कॉर्वेट इस प्रकार के वॉरशिप्स या युद्धपोत होते हैं जो थोड़े साइज के अंदर छोटे होते हैं, लेकिन छोटा मोटा जो वॉर होता है सामान्य स्केल का या छोटे एरिया के अंदर जो वॉर होता है उसके अंदर ये बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। साइज में थोड़े छोटे होते हैं, मारक क्षमता भी इनकी कंपैरेटिवली कम होती है लेकिन अच्छी खासी होती है। ठीक है, बहुत तेजी के साथ गति करने में सक्षम होते हैं। तो इस कारण से जो छोटे क्षेत्र होते हैं या आपकी लिमिटेड जो वॉर जोन है उसके अंदर ये बहुत तेजी के साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगला आता है आपका डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर जो है नाम अपने आप में बता रहा है इसका कि ये विनाश करने के लिए बने हुए हैं। ये कंपैरेटिवली साइज में बड़े होते हैं, मारक क्षमता ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हथियारों से और अलग अलग तरीके के हथियारों से ये लैस होते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये फुल फ्लैश वॉर जहां पर होती है वहां पर मोस्टली इनका उपयोग किया जाता है। अब इसी से आप चीज को समझोगे कि देखो कॉर्वेट जो है ना एक्चुअली वो इन दोनों के मिड की चीज है, इन दोनों के बीच की छोटी सी बीच की चीज है जो आप सामान्यतः यूज कर सकते हो। इसीलिए मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज हैं वो फोकस किस पे करते हैं सामान्यतः, यूएस और रशिया को छोड़ करके, ठीक है, जिनके बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं चल रही हो, तो सामान्यतः जो कंट्री है अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कॉर्वेट उनके पास में, या कॉर्वेट का जो फ्लीट होता है या कॉर्वेट का जो बेड़ा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि उसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉयर भाई फुल फ्लैश वॉर कम होने हैं, लिमिटेड आपको चाहिए, तो इसलिए आप लिमिटेड डिस्ट्रॉयर बनाते हो। उसके बाद में क्रूजर जो है, देखो क्रूजर वर्तमान समय के अंदर क्रूजर एक्चुअली बहुत बड़े आपके युद्धपोत होते हैं, साथ ही साथ में उनमें ये सारी कैपेबिलिटीज होती हैं, सब तरीके की जितनी आप चीजें उसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन की, लड़ाई करने की, युद्ध करने की, हर तरीके की कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर, समझ रहे हो चीज को। लेकिन ये इतने बड़े होते हैं इस कारण से, और इनको बहुत इजीली आप इसको यूज नहीं कर सकते, इसीलिए क्रूजर जो है उनको सामान्यतः नेवीज यूज नहीं करती हैं, डेवलप नहीं करती हैं। मोस्टली नेवीज जो है इन तीन पर ही फोकस रखती हैं। क्रूजर वर्तमान में सिर्फ यूएस नेवी के पास में और रशिया के पास में है सिर्फ। ठीक है, बाकी सारी जो नेवी है वो फ्रिगेट, कॉर्वेट और डिस्ट्रॉयर जो है वही उनके फ्लीट के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इंडिया के पास में कौन कौन सी फ्रिगेट्स हैं। देखो तो इंडिया के फ्रिगेट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके तलवार क्लास की, तलवार श्रेणी की। तो तलवार श्रेणी के अंदर कौन कौन से हैं, ये है आपके आईएनएस तलवार, आईएनएस तेग, आईएनएस तरकश, आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस तबर और आईएनएस त्रिकंड। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके तलवार क्लास के। उसके बाद में युद्धपोत हैं। उसके बाद है आपके शिवालिक क्लास। शिवालिक क्या है, तो शिवालिक श्रेणी है भाई, ठीक है, पर्वतमाला है एक। तो शिवालिक क्लास के अंतर्गत कौन कौन से फ्रिगेट्स शामिल हैं, युद्धपोत शामिल हैं, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सह्याद्री। शिवालिक हो गया हिमालय के वहां पर, ठीक है, सतपुड़ा हो गया मध्य भारत के अंदर, और सह्याद्री जो है वो हमारे पश्चिमी घाट के वहां पर हो गया। ठीक है, तो ये शिवालिक श्रेणी या शिवालिक क्लास हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, अगली आती है नीलगिरी क्लास। नीलगिरी कहां पर है, साउथ के अंदर है। ठीक है, फिर अगली जो है वो है आपकी गोदावरी क्लास। गोदावरी क्लास के अंतर्गत कौन कौन सी है, तो वो है आपकी आईएनएस गोदावरी, आईएनएस गंगा और आईएनएस गोमती। ये तीनों फ्रिगेट्स किसके अंदर है, गोदावरी क्लास में। उसके बाद जो लेटेस्ट डेवलप्ड हमारे फ्रिगेट्स
का जो बेड़ा है या फ्लीट है वो है ब्रह्मपुत्र क्लास। देखो ब्रह्मपुत्र से पहले थी गोदावरी, उससे पहले नीलगिरी और ये सब थे, ये दोनों जो है ये लेटेस्ट हैं। तो आपकी जो ब्रह्मपुत्र श्रेणी है, ब्रह्मपुत्र क्लास, इसमें कौन कौन से फ्रिगेट्स हैं? आईएनएस ब्रह्मपुत्र, आईएनएस बेतवा और आईएनएस व्यास, ये सारे के सारे फ्रिगेट्स जो हैं ये ब्रह्मपुत्र क्लास के हैं। तो इस प्रकार से इंडिया के पास में वर्तमान में ये फ्रिगेट्स वर्तमान में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये देखो फ्रिगेट का आपको एक चित्र दिखाते हैं। इसके अंदर आप देखना, ये मैंने आपको बोला था फ्रिगेट जो होते हैं वो जनरली एस्कॉर्ट करने के लिए काम में आते हैं, कि जो आपका जंगी बेड़ा चल रहा है, ठीक है, डिस्ट्रॉयर चल रहे हैं, वो पूरा का पूरा एक फ्लीट चलता है जिसके बाहर की तरफ उसको एस्कॉर्ट करने के लिए कौन से चलते हैं? तो वो आपके मोस्टली फ्रिगेट्स होते हैं। इनके अंदर मारक क्षमता भी होती है, युद्ध भी करने में ये सक्षम होते हैं, बट जनरली एस्कॉर्ट करने के लिए काम में आते हैं मर्चेंट नेवी शिप्स को, या हमारे जो फ्लीट होता है, नेवी फ्लीट होता है उसको। तो इसके अंदर आप देखना, ये आपको यहाँ पर ये मिसाइल्स दिख रही होंगी, ये मिसाइल्स डिप्लॉय की हुई हैं। ठीक है, ऊपर आपको ये रेडार सिस्टम दिख रहे हैं। ठीक है, ये घूमते रहते हैं और आसपास सारे जो आपके कोई भी और मूवमेंट हो रहा है वो सारा का सारा डिटेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, और ये पीछे की तरफ जो आप जगह देख रहे हो, यहाँ पर ये छोटी सी जगह होती है, यहाँ पर आपके हेलीकॉप्टर या कोई छोटे मोटे कोई और दूसरे किसी भी प्रकार के गन्स जो हैं वो यहाँ पे डिप्लॉय की जा सकती हैं। हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड कर सकते हैं, यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं आसपास। तो इस प्रकार से क्या है, ये आपके फ्रिगेट होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, फ्रिगेट हो गए, अब हम बात करेंगे कॉर्वेट की। तो इंडिया या इंडियन नेवी के पास में कॉर्वेट कौन कौन से हैं देखना। तो कॉर्वेट है हमारे पास में, सबसे पहले हम बात करेंगे कमोरता क्लास की। कमोरता क्लास या कमोरता जो श्रेणी है उसके अंतर्गत देखना ये क्या है। तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि ऐसे कॉर्वेट हैं ये जो सबमरीन या पनडुब्बी जो हैं उनको नष्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। युद्ध के अंदर, किसी भी युद्ध में जब सबमरीन्स या पनडुब्बियां जो हैं उनको नष्ट करने के लिए कौन सी क्लास यूज में ली जाएगी? तो वो कमोरता क्लास है। कमोरता क्लास के अंदर कौन कौन से आते हैं? आईएनएस कमोरता, आईएनएस कदमत, आईएनएस किल्तन और आईएनएस कवारती। ये जो नाम है ये हमारे इंडिया के आइलैंड्स जो द्वीप हैं उनके नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। ठीक है, कमोरता, कदमत, किल्तन, कवारती, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे द्वीप हैं भारत के। उसके बाद अगली बात करते हैं हम खुखरी क्लास की। ठीक है, खुखरी क्लास के अंतर्गत कौन कौन से हमारे कॉर्वेट्स शामिल हैं? आईएनएस खंजर, आईएनएस खुखरी, आईएनएस किरपाण और आईएनएस खुथर। ठीक है, ये सारे के सारे ये हथियार होते हैं भाई, आपको पता होगा, खुखरी, किरपाण, ये सारे के सारे। तो ये हमारी खुखरी श्रेणी या खुखरी जो क्लास है उसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगली हम बात करते हैं कोरा क्लास की। कोरा क्लास जो है ये गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है भाई। मैंने बात करी थी कॉर्वेट जो है वो छोटे या लिमिटेड एरिया के अंदर वॉर के लिए यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गाइडेड मिसाइल्स ये सबमरीन्स को नष्ट करने के लिए था। तो इसके पास क्या है? गाइडेड मिसाइल्स है जो दूसरे जो जहाज हैं, युद्धपोत हैं दूसरे देश के या दुश्मन देश के, उनको नष्ट करने में उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो इस कोरा क्लास के अंतर्गत कौन कौन से शामिल हैं? आईएनएस करमुक, आईएनएस किरच, आईएनएस कोरा और आईएनएस कुलिश। देखो ये जो कोरा है, किरच है, ये भी क्या है? ये हथियार है। कोरा जो है नेपाली तलवार जो होती है उसे कोरा कहा जाता है। किरच भी एक प्रकार की तलवार होती है। तो ये कोरा क्लास के अंतर्गत कॉर्वेट है। उसके बाद में वीर क्लास और अभय क्लास जो है ये भी हमारे कॉर्वेट हुआ करते थे। देखो वीर क्लास जो है, वीर क्लास के बाद में आई आपके खुखरी क्लास और खुखरी क्लास के बाद में आई है आपके कोरा क्लास। तो ये अभी लेटेस्ट है। ठीक है, गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट के मामले में सबसे लेटेस्ट हमारी जो श्रेणी है वो कौन सी है? कोरा क्लास। और ये जो अभय क्लास थी, ठीक है, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए यूज की जाती थी, इसको सक्सीड किया है आगे कमोरता क्लास ने। यानी कि अभय क्लास पहले हम यूज किया करते थे, उसकी जगह पर अब हम कमोरता क्लास जो है नई एडवांस जो है वो लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इंडिया के कॉर्वेट्स हैं। अब हम आगे बात करते हैं इंडिया की। हाँ, पहले एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखो मैंने आपको बोला था कॉर्वेट साइज के अंदर कंपैरेटिवली थोड़े छोटे होते हैं और लिमिटेड एरिया के अंदर वॉर करने के लिए बहुत सुटेबल होते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ जो हमारी नेवी होती हैं, जितने भी देश हैं, वो कॉर्वेट पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये देख रहे हो ये छोटा सा है, इसमें पीछे की तरफ ये जो आप एरिया देख रहे हो यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। यहाँ से ये जो आप देख रहे हो ये
फायरिंग सिस्टम्स होते हैं यहाँ पर। ये आगे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये तोप लगी हुई है छोटी सी, ठीक है। इस प्रकार से मिसाइल विसाइल तैनात होती हैं यहाँ पर, गन्स जो है वो तैनात होती हैं, छोटे मोटे रेडार लगे हुए होते हैं, और ये वॉर के लिए यूज में लिया जाते हैं कॉर्वेट जो होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले डिस्ट्रॉयर्स की। तो इंडिया के अंदर डिस्ट्रॉयर्स कौन कौन से यूज किए जा रहे हैं देखना। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम कलकत्ता क्लास की या कलकत्ता श्रेणी की। कलकत्ता श्रेणी जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो आईएनएस कलकत्ता, आईएनएस चेन्नई और आईएनएस कोच्चि, ये इसके अंतर्गत हैं। उसके बाद अगली है आपकी दिल्ली क्लास। दिल्ली क्लास के अंतर्गत कौन कौन से हमारे डिस्ट्रॉयर हैं, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर और आईएनएस मुंबई, ठीक है। उसके बाद में अगली जो है वो है हमारे राजपूत क्लास। राजपूत क्लास जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रॉयर शामिल किए गए हैं, तो आईएनएस राजपूत, आईएनएस राणा, आईएनएस रणवीर और आईएनएस रणविजय, ये सारे के सारे क्या है हमारे डिस्ट्रॉयर हैं। डिस्ट्रॉयर बहुत बड़े हमारे युद्धपोत होते हैं जो फुल फ्लैश वॉर के लिए बड़े एरिया को कवर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि डिस्ट्रॉयर हमारे पास थोड़े कंपैरेटिवली कम है, हमारा मेन फोकस जो है वो कॉर्वेट के ऊपर ही रहता है, ठीक है। चलिए तो ये हमारे युद्धपोत पूरे हुए। हाँ ये देखना, ये डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, देखो ये बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। और इसके अंदर आप देख रहे हो अलग अलग तरीके के सब प्रकार के हथियार और जो वेपन सिस्टम है, फायरिंग सिस्टम है, वो सारे के सारे क्या हैं इसके ऊपर हैं। तो ये डिस्ट्रॉयर होते हैं जो फुल फ्लैश वॉर के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। हम सबमरीन्स के बारे में बात कर चुके, उसके बाद हम हमारे वॉरशिप्स के बारे में बात कर चुके। अब हम तीसरी कैटेगरी की बात करेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक पोत। अब देखना विमान वाहक पोत जो है इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे आईएनएस विक्रमादित्य की। ये नाम आपने बहुत सुना होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर और बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है। तो ये आईएनएस विक्रमादित्य क्या है इसके बारे में देखते हैं डिटेल्स। देखो ये इंडिया का एकमात्र वर्तमान में सेवारत कह सकते हो सक्रिय एयरक्राफ्ट कैरियर है, एकमात्र, ठीक है। और इसको हमने कहां से लिया था, ये हमने रशिया से आयात किया था, इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया। और रशिया के अंदर इसका नाम क्या था, तो रशिया में इसका नाम था एडमिरल गोर्शकोव। रशिया के अंदर इसको एडमिरल गोर्शकोव के रूप में जाना जाता था। जब हमने हमारी नेवी के अंदर इसको शामिल किया तो हमने इसको क्या नाम दिया, आईएनएस विक्रमादित्य नाम दिया, ठीक है। ये इंडियन नेवी के अंदर सन 2013 में कमीशन किया गया या सन 2013 में शामिल किया गया। उसके बाद में इसकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है, तो इसके ऊपर 34 विमान जो हैं वो रखे जा सकते हैं, ठीक है। 34 विमान जो है इसके अंदर अंदर की तरफ या डेक के ऊपर कहीं पर भी आप जो है इनको रख सकते हो। और इसके अंदर 1750 सैनिक जो है उनको ये अकोमोडेट कर सकता है। 1750 सैनिक जो है वो इसमें नेवी पर्सनल जो है वो इसमें रह सकते हैं। यानी कि ये क्या है, चलता फिरता गांव है एक पूरा का पूरा, और साथ ही साथ में ये फाइटर जेट्स लेकर के और हथियार लेकर के घूम रहा है। अब इस चीज को समझना देखो कि जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो जिस प्रकार से हमने बात करी सबमरीन्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, कि सबमरीन्स जो है वो आपकी कैपेबिलिटी में बहुत जबरदस्त वृद्धि कर देती है। कहाँ से हमला होगा कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। और पूरा देश नष्ट हो जाए लेकिन फिर भी पनडुब्बी कहीं ना कहीं छुपी बैठी होगी जो वापस से हमला करेगी, समझ रहे हो चीज को। उसी प्रकार से जो ये विमान वाहक पोत होते हैं ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होते हैं नेवी के लिए या हमारे देश की सुरक्षा के लिए। देखो होता क्या है कि हमारी कैपेबिलिटीज लिमिटेड हैं। कैसे, मैंने बात करी थल सेना एक लिमिट तक जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में वायुसेना एक लिमिट तक जा सकती है। फिर हमने बात करी कि नौसेना जो होती है उसकी रीच कुछ भी नहीं है, वो पूरे विश्व में कहीं पर भी जा सकती है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। लेकिन उसकी एक दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है कि देखो जैसे ये कोई एरिया था, इसके यहाँ पर ये पूरा का पूरा सी है, ठीक है, समुद्र है इसके यहाँ पर, तो ये इंडिया नहीं है, कोई और अपन दूसरी जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इससे पंगा हुआ इस देश से, तो हमने हमारे युद्धपोत यहाँ तक तो पहुंचा दिए, पर अब इसके अंदर जाकर के कैसे हमला करें, समझ रहे हो चीज को। तो उसके लिए आपके काम आते हैं विमान वाहक पोत, या फिर कहीं और समुद्र के अंदर आप युद्ध करने जा रहे हो या कोई सर्च ऑपरेशन करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो वहां पे सिर्फ युद्ध पोत या किसी एक जलयान द्वारा या एक पोत द्वारा एक लिमिटेड जगह ही कवर कर सकते हो। वो ही देखना, अगर यहाँ पर आपका विमान वाहक पोत आ जाए
तो अब इस विमान वाहक पोत के ऊपर क्या है, आपके 34 एयरक्राफ्ट भी हैं, लड़ाकू विमान भी हैं। और वो लड़ाकू विमान क्या करेंगे, वो यहाँ से उड़ान भरेंगे, टेक ऑफ करेंगे और यहाँ जाकर के उस दुश्मन की धज्जियां उड़ा करके वापस आ जाएंगे और हम वापस से अपने सेफली घर पर आ गए। समझ गए भी चीज को। इस प्रकार से क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं वो हमारे को बहुत जबरदस्त मारक क्षमता प्रदान कर देते हैं। इसीलिए आप देखोगे कभी भी कहीं पंगा होता है, जैसे गल्फ कंट्रीज या जो गल्फ का एरिया है वहां पर किसी प्रकार का टेंशन होता है तो हमेशा न्यूज के अंदर आता है कि अमेरिका ने अपना जो है एक विमान वाहक पोत, अब्राहम लिंकन या कोई दूसरा किसी भी प्रकार का कोई भी नाम हो सकता है, वो उस तरफ रवाना किया। ठीक है, तो वो इतनी बड़ी बात क्यों हो जाती है, वो बड़ी बात इसलिए हो जाती है भाई साहब वो चलता फिरता पूरा पूरा गांव है, उसके ऊपर इतने सारे आपके एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, और वो भी जबरदस्त, अमेरिका के तो कितने जबरदस्त हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में जैसे हमारा ये जो INS विक्रमादित्य है ये 1750 सैनिकों को अकोमोडेट कर सकता है। यूएसए के कई एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे हैं जो 6,000 से ज्यादा नेवी पर्सनल्स और 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो सोच के देखो, पूरा पूरा एक वो कहता है ना, छोटा मोटा नहीं, कई देशों की तो इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उनके पास में 100 एयरक्राफ्ट हो, और वहां पे तुम्हारे अकेला एक वो उठ करके आ रहा है, तो इसलिए सामने वाला देश जो होता है वो डर जाता है या उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव बनता है। आपने देखा होगा साउथ चाइना सी के अंदर, वहां पर कई बार ऐसा होता है कि अमेरिका जो है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को उस तरफ रवाना किया है, नॉर्थ कोरिया से किसी प्रकार का पंगा होता है या चाइना से किसी प्रकार का टेंशन होता है। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये मारक क्षमता में गजब की वृद्धि कर देते हैं कि तुम जाओ वहां पे हमला करो और वापस आ जाओ, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बात करी INS विक्रमादित्य की। अब हम बात करते हैं, हाँ ये देखो, ये एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, ये पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो, यहाँ पर इसकी ये जो फाइटर जेट्स हैं ये अभी यहाँ पर है, ये नीचे इनके हैंगर भी होता है, वहां पर भी इसको रखा जाता है, एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। ये पूरा का पूरा आपको डेक दिख रहा है, यहाँ से ये टेक ऑफ करते हैं, यहीं पर ये लैंड करते हैं, आसपास के एरिया में जहां पर भी इनको अटैक करना होगा वहां अटैक करके आएंगे और आकर के अपना काम किया और वापस यहाँ पर आ गए। समझ गए भी चीज को। एक चीज और ध्यान रखना कि एयरफोर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन एयर विंग जो है नेवी की भी होती है। पायलट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स में नहीं होते, पायलट्स नेवी के अंदर भी होते हैं। ये जो यहाँ पे आप जहाज देख रहे हो, लड़ाकू विमान देख रहे हो, ये नेवी के लड़ाकू विमान है, एयरफोर्स के नहीं है। ठीक है, तो नेवी जो होती है उसके अंदर भी ये फाइटर प्लेन्स और जो फाइटर आपके हेलीकॉप्टर्स होते हैं इनकी विंग होती है, उनके अंदर भी पायलट्स जो है उनकी भर्ती की जाती है। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, चलता फिरता एक गांव है पूरा का पूरा, और बहुत ही खूंखार गांव है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कौन है, हमारे ट्रेन्ड सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं INS विराट की। क्या देख रहे हैं हम, एयरक्राफ्ट कैरियर्स देख रहे हैं। इसके अंदर INS विराट जो है ये हमने ब्रिटेन से आयात किया था, ब्रिटेन से इंपोर्ट किया था, और इसको इंडियन नेवी के अंदर हमने कमीशन किया था 1987 के अंदर। ठीक है, और ये 20 साल बाद 2017 के अंदर रिटायर भी हो गया। 2017 में इसको डीकमीशन कर दिया गया। इसीलिए देखना, मैंने आपको बोला था कि INS विक्रमादित्य जो है वो वर्तमान समय में इंडिया का ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर है, केवल मात्र एक ही वो एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्यों? क्योंकि इसको 2017 के अंदर हम रिटायर ऑलरेडी कर चुके। तो अभी हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ INS विक्रमादित्य है, और हमारे को पता था कि 2017 के अंदर ये रिटायर हमको इसको करना है, इसीलिए हमने क्या किया कि उसको रशिया से इंपोर्ट किया, या हमने उसको रशिया से आयात किया। अब देखो, हम क्योंकि डिफेंस और हर फील्ड के अंदर आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, तो उसी दिशा के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। और INS विक्रमादित्य और INS विशाल जो है वो इंडिजिनसली हम डेवलप कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिनको इंडिया खुद डेवलप कर रहा है, और ये अभी क्या है, निर्माणाधीन है, अभी इनको बना रहे हैं हम। और जब बना लेंगे तो उसके बाद में क्या होगा कि हमारे को किसी दूसरे देश से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमने बात करी कि हमारी जो इंडियन नेवी है उसके पास में कौन कौन से नेवल वेसल या नेवल शिप्स जो हैं वो हैं, जिसके अंदर हमने बात करी पहले सबमरीन्स की, पनडुब्बियों की, उसके बाद में वॉरशिप्स की, युद्धपोतों की, और उसके बाद में एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। ठीक है, चलिए एयरफोर्स और आर्मी के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये जो सारी चीजें थी ये फैक्चुअल हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग प्रदान करेगी। ये ज्ञान लिमिटेड है, आपको इसके बाद में कुछ नई चीजें होती है या थोड़ी डीप कोई नॉलेज है तो वो आपको अपने लेवल पर इसके बारे में थोड़ा बहुत देखते रहना होगा। ठीक है, चलिए एयरफोर्स और आर्मी के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।